हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 9 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो न्यूज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम कवर करते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में क्या क्या बातें हम कवर करने वाले हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है, उन्होंने ट्वीट किया था। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट मूलतः हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इन्होंने पूरे विश्व में जो किसी से नहीं हारी थी पिछली बार, उस पहलवान को हराया था। ठीक है ना। तो अभी जैसे ही ये फाइनल में एंटर की तो एक रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया था कि भारत की पहली महिला पहलवान जो फाइनल में पहुंची है ओलंपिक खेलों में, तो विनेश फोगाट का नाम। तो अब फिर आपको न्यूज़ देखने को मिली होंगी, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुना भी होगा और मैंने भी उसे कवर किया था कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल में कुश्ती करने के लिए अयोग्य करार दे दिया, क्योंकि जब इनका वेट किया गया तो 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। केवल 100 ग्राम की वजह से इनको फाइनल से अयोग्य करार दे दिया गया और उसी के बाद इन्होंने फिर क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दी। बात करेंगे हम अंतरिम बांग्लादेश सरकार भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देगी। जैसे कि आपको पता है अभी राजनीतिक रूप से अच्छा समय नहीं चल रहा है बांग्लादेश का, इसी वजह से वहां पर क्या है, बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं, सभी छात्रों के नेतृत्व में विद्रोह आपको देखने को मिले होंगे, है ना। तो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो वहां बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ चुकी थी, ये मैंने आपको बताया। अब उनके बाद यहाँ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कल मोहम्मद यूनुस ने क्या किया था, शपथ ली। कल रात 8 बजे के आसपास उन्होंने शपथ लेनी थी। तो अब जैसे हम बात करते हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कौन है जो वहां पर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सुश्री मुर्मू 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में न्यूजीलैंड पहुंची। हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं और एक देश की यात्रा ये पूरी कर चुकी हैं, फिजी की। अब ये न्यूजीलैंड की यात्रा पर पहुंच चुकी हैं, वहां पर उन्हें सम्मान दिया गया है, वो भी बात हम कवर करेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विनेश फोगाट अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम रेसलिंग डे आफ्टर ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन। ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के एक दिन बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। अब फाइनल में पहुंच गई थी, है ना। तो वहां पर एक मेडल तो हमारा पक्का था, सिल्वर मेडल, और प्रयास करती तो उम्मीद थी हमें कि गोल्ड मेडल हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वेट किया गया
तो 100 ग्राम वजन ज़्यादा पाया गया और इसी वजह से इनको फिर क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में आपको पता ही है। हरियाणा सरकार फोगाट को ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता के समान ही मानेगी और उन्हें वही पुरस्कार, वही राशि, वही सुविधाएं दी जाएंगी जो एक सिल्वर मेडल विजेता को दी जाती हैं। ऐसी अनाउंसमेंट किसने की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। तो भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 8 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम वर्ग के पेरिस ओलंपिक फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद एक दिन बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी और इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये लिखा था, एक भावुक पोस्ट, माँ कुश्ती ने मुझे हरा दिया और मैं हार गई, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा सपना, मेरी हिम्मत टूट गई है और मुझ में और ताकत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विनेश फोगाट जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया इस सत्र में, इस ओलंपिक खेलों के सत्र में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक बात लिखी है नायब सिंह सैनी की तरफ से, क्योंकि नायब सिंह सैनी वहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने कहा है कि सब सुविधाएं वही मिलेंगी जो एक रजत पदक विजेता को दी जाती हैं। चलिए, अब इनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओलंपिक फाइनल में, तो फाइनल में इनकी जगह पर कौन खेलेगी? क्यूबा की लोपेज जो हैं वो इनकी जगह ले चुकी हैं। ये लोपेज वही है जिनको सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने हराया था। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी विनेश फोगाट हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं, तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे? जल्दी से आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन डी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, झज्जर। झज्जर जिले में एक गांव पड़ता है बलाली, वहीं से बिलोंग करती हैं ये। जब हम बात करें विनेश फोगाट के बारे में, इनका जो पूरा परिवार है वो इसी ही रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी, जो मूवी बनाई गई थी कुछ समय पहले जिसमें महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था आमिर खान ने। तो जब हम बात करते हैं महावीर सिंह फोगाट, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। महावीर सिंह फोगाट जो हैं उनके एक भाई और हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, राजपाल फोगाट, आपने नाम सुना होगा, है ना? तो जब हम महावीर सिंह फोगाट की बात करते हैं तो इनके जो बच्चियां हैं उनका नाम गीता सिंह फोगाट, जिन्होंने पवन कुमार जो कि एक रेसलर हैं उनके साथ शादी की, बबीता फोगाट जिन्होंने विवेक सुहाग से शादी की, ये सभी रेसलर ही हैं। रितु फोगाट जिन्होंने एक वकील सचिन चिकारा के साथ शादी की, ठीक है। संगीता फोगाट जिन्होंने बजरंग पूनिया के साथ शादी की। तो ये तो जो मैंने नाम गिनवाए हैं आपको वो किन की संतानें हैं? वो महावीर सिंह फोगाट की संतानें हैं। महावीर सिंह फोगाट जो हैं उनके भाई जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी दो बेटियां हैं, एक का नाम प्रियंका फोगाट और एक बेटी का नाम क्या है, विनेश फोगाट, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। ये हरियाणा के झज्जर जिले के बलाली गांव से संबंधित हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंटरिम बांग्लादेश गवर्नमेंट टू prioritize रिलेशनशिप विद इंडिया, ढाका पॉलिसी एक्सपर्ट्स। अभी अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका है बांग्लादेश में। अंतरिम बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देगी, ऐसा कहना है ढाका नीति विशेषज्ञों का। ढाका नीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को जन क्रांति को स्वीकार करना चाहिए और अंतरिम सरकार बनने के बाद विशेष दूत भी वहां पर भेजा जाना चाहिए। साझा हितों और भारतीय वीजा की बढ़ती मांग के कारण संबंधों को प्राथमिकता दी जाएगी। द एंड ऑफ शेख हसीनाज गवर्नमेंट शुड नॉट बी परसीव्ड एज मोर्टल ब्लो टू इंडियाज बांग्लादेश रिलेशंस।
ढाका के नीति निर्माता हलकों के कुछ प्रमुख लोगों की अगर बात की जाए तो शेख हसीना सरकार के जाने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए घातक झटका नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अंतरिम सरकार द्विपक्षीय संबंधों को उच्च प्राथमिकता देगी क्योंकि नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बांग्लादेश के विभिन्न हितों से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी स्टडीज की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा गया, इन्होंने बताया, द हिंदू न्यूज़पेपर जिनकी हम बात करते हैं, जहां से हम ये न्यूज़ उठाते हैं, कि भारत सरकार के लिए ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है और तत्काल इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये जो जन क्रांति हुई है बांग्लादेश में, वो एक लोगों की आवाज़ है। उस आवाज़ को सुना जाना चाहिए। भारत को ये संकेत भारत को ये संकेत देना चाहिए कि वह बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने तर्क भी दिया कि कोई भी सरकार अंतरिम या निर्वाचित भारत के खिलाफ नीतियां नहीं अपनाना चाहेंगी। तो ये बहुत, आप कह सकते हैं, एक पॉजिटिव टाइप से है। लेकिन छात्रों का जो विद्रोह है, अब छात्रों की भी जो मांग है वो जायज़ है, जाहिर सी बात है। लंबे समय से सत्ता में रही है शेख हसीना, 2009 में वहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी और 2024 आन पड़ा है। ठीक है, तो लंबे समय से अब छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। वहाँ पर इंटरनेट जो था वो भी बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल बन गया कि शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा और वो भारत में आ गई थी। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर इस बांग्लादेश की बात कर लीजिए। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो हमारे भारत के साथ लगती है। जब बांग्लादेश के पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल नामक भारतीय राज्य है। जब आप इसके उत्तर में देखेंगे तो मेघालय है, और इसके पूर्व में मणिपुर है, और इसके साथ में देखेंगे तो यहाँ पर त्रिपुरा भी एक सटता हुआ भारतीय राज्य है, बांग्लादेश। अब इस बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी अगर आपको जानकारी दी जाए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ये जो बांग्लादेश है वो यूएन का सदस्य भी है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं। 17 सितंबर 1974 को बांग्लादेश यूएन का सदस्य बना था, और ये रहा बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यही तो हैं जिनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे, और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों ने ये 6 अगस्त को घोषणा कर दी थी। लेकिन आज क्या है, आज 3 दिन हो चुके हैं, 9 अगस्त है। ठीक है ना, तो सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, यूनुस। तो जैसे हम बात करते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप कितना जानते हैं वो भी आपसे चलो पूछ लेते हैं। तो जल्दी से आप ये बताने का प्रयास करेंगे। इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, मोहम्मद यूनुस के बारे में, तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया, पूंजीवाद को सामाजिक चेतना देने और बांग्लादेश में नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनने के उनके प्रयासों के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 83 साल की उम्र हो चुकी है। गरीबों के बैंकर की गति धीमी पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और जोर देकर कहते हैं कि वे 3 शून्यों वाली दुनिया के लिए प्रयास करते हैं। एक तो शून्य गरीबी हो, एक शून्य बेरोजगारी हो, और एक शून्य कार्बन उत्सर्जन हो। तो यूं ही नहीं, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, आपको ये बताना है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1901, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साल 1901 में हुई थी, और पहला नोबेल पुरस्कार समारोह कब आयोजित किया गया था? 10 दिसंबर 1901 में किया गया था। और उस समय ही क्यों किया गया 10 दिसंबर 1901 को? ये समारोह अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की 5वीं सालगिरह पर किया गया था।
नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में 14 लाख डॉलर की राशि भी दी जाती है। ठीक है ना। और कई बार ऐसा समय भी आया कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। जैसे हम बात करें, ऐसा 49 लगभग 50 बार ऐसा हो चुका है कि नोबेल पुरस्कार सम्मान नहीं मिला। ज्यादातर तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नहीं दिया गया था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ये सम्मान किसी को नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बातें ध्यान में रखनी है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अब अंतरिम सरकार जो बनने जा रही है बांग्लादेश में, उसके सलाहकार रहेंगे। तो चलिए अब हम वापस बात कर लेते हैं इनके बारे में। President Murmu discusses way to boost bilateral cooperation with New Zealand and Governor General डिप्टी पीएम। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर है। अब 3 देशों में से एक देश की आधिकारिक यात्रा वो पूरी कर चुकी हैं, फिजी। अब उसके बाद में ये न्यूजीलैंड पहुंच चुकी हैं और न्यूजीलैंड में ये वहाँ के गवर्नर जनरल और उप प्रधानमंत्री के साथ चर्चा इन्होंने की। और जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये चर्चा प्रारंभ हुई। सुश्री मुर्मू अराइव्ड इन न्यूजीलैंड ऑन वेडनेसडे August 7 ऑन द सेकेंड लेग ऑफ 3 नेशन टूर। अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में ये पहुंच चुकी हैं और दूसरा चरण इनका कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन रेलवे स्टेशन के पास महात्मा गांधी की मूर्ति भी लगी हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, वेलिंगटन में है ये मूर्ति। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? पुष्प वगैरह अर्पित किए। ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल कौन है? डैम सिंडी किरो। डैम सिंडी किरो ये वहाँ के गवर्नर जनरल हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? विंस्टन पीटर्स। तो इन दोनों से मुलाकात की और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी बातचीत शुरू हुई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए तो ये न्यूजीलैंड को समझने का प्रयास करेंगे। ये देखो न्यूजीलैंड का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया उसके कौन सी डायरेक्शन में है? पूर्व में है। और वहीं जब हम बात करें फिजी की, जहां पर इन्होंने अभी थोड़े ही दिन पहले यात्रा की थी, थोड़े ही दिन नहीं कहेंगे, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूज़ में। तो ये फिजी की यात्रा करने के बाद अब आ चुकी हैं न्यूजीलैंड में। तो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, उससे पहले थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में आपको बता देते हैं, जहां की ये आधिकारिक यात्रा पर गई हुई हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और वहीं वेलिंगटन में ही तो क्या लगी हुई है? महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। ये न्यूजीलैंड जो है वो यूएन का सदस्य है। इसने यूएन की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 24 अक्टूबर 1945 को न्यूजीलैंड यूएन का सदस्य बना था। यहाँ पर ये देख लीजिए, आधिकारिक इनका राष्ट्रीय ध्वज है, जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल करंट का ये क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? जल्दी से आप बताएंगे। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किसने किया? तो अगर आपने लिखा होगा ना फिजी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ पर गई हुई थी? फिजी में गई हुई थी, है ना। तो फिजी जो देश है, उनकी आधिकारिक यात्रा इन्होंने 2 दिन की थी, 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा थी। वहीं पर जब इनको ये सम्मान मिला तो इन्होंने कहा कि ये हमारा जो सम्मान है वो केवल मेरा नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्मान है। और जब बात की जाती है इस फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, तो उसका क्या नाम है? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर
कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर नाम से उनका, जिस प्रकार हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है ना, उसी प्रकार उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। और जब हम बात करें, ये तो चलो फिजी के बारे में बता दिया। अभी यहाँ पर ये गई हुई है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में पहुंचने पर उन्हें कौन सा ऑनर, पुरस्कार मतलब दिया गया, ऑनर, रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर है ना, और रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये आज की जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। ये रहा वो चित्र फिजी में जब ये गई हुई थी, जब इनको वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किया गया। तो आज की कुछ बातें जो है वो यहीं तक संपन्न हुई। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज तक जितनी भी करंट अफेयर्स की कक्षाएं हुई हैं, सभी की PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं, चेक कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये तो बात हुई यूट्यूब और टेलीग्राम की। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स। बशर्ते आपको सर्च करना है EduRohi24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।